24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सच्चाई पूछने पर बौखलाए आलेचरी के ग्राम प्रधान, पद्मेश संवाददाता से की मारपीट। 3 मई तक जिले में टोटल लॉकडाउन का ऐलान, कड़ाई से होगा पालन। जिले वासियों के लिए राहत वाली खबर, अब तक करवाए गए सभी 26 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव। 11 जून से शुरू होंगे महाविद्यालय में एडमिशन, लॉकडाउन के बाद होंगी परीक्षाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पद्मेश 24/7 से खास चर्चा में बताई अपनी प्राथमिकता। शिक्षक अपने घर पर करेंगे 10वीं और 12वीं की 2 लाख कॉपियों का मूल्यांकन। राजस्थान के कोटा से वापस आएंगे छात्र, शासन ने दिए आदेश, परिजनों की चिंता हुई दूर। तेंदुए के हमले से 2 लोग घायल, लांजी के मोचरे की घटना। और अब खबरें विस्तार से। लांजी तहसील मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मोहझरी गांव में सोमवार की सुबह एक तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल करण पंद्रे उम्र 55 वर्ष ने बताया कि सोमवार की सुबह वे खेत जा रहे थे। इसी दौरान अचानक नाले के पास तेंदुए ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। बमुश्किल वह स्वयं को बचा सके। नाले की तरफ नहीं, कौन कूदा? कौन था, क्या था? कोई नहीं थे वहाँ। नहीं, कौन चढ़ गया था आपके ऊपर? और शेर है क्या कुछ और है? वही तो है जी, वो वही चढ़ गया था, उसको देखा भी नहीं, भर नजर गिर गया। जैसा कूदा मेरे ऊपर तो गिर गया, ऐसा तो मैं उसको भी पूरा देख नहीं पाया। फिर ऐसा थोड़ा करवट लिया तो लाल सा दिखा, ऐसा चिपके वाला। हाँ। और क्या था? बिनकी थे? हाँ, बिनकी थे। तेंदुआ है क्या? अब तेंदुआ है कि क्या है, तो बिनकी थे। वहीं दूसरे घायल रोहित अवसरे उम्र 40 वर्ष ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि गांव में करण पंद्रे पर तेंदुए ने हमला कर दिया है तो उन्होंने खेत जाने के लिए रास्ता बदल दिया। इस दौरान दूसरे रास्ते पर तेंदुआ मिला और उसने उसे भी घायल कर दिया। अच्छा, ये बताइए कैसे क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मैं इधर से गया खेत गया लकड़ी फोड़ने के लिए, पता चला मामा को मारा है। तो इधर मारा है कि दूसरा साइड से, दूसरा रास्ता से जा रहा था तो उधर चला गया वो। दूसरा साइड में फिर मेरे को मार दिया। अच्छा, एक ही है क्या? हाँ। क्या है वो? तेंदुआ है, तेंदुआ। फिर आप उसके चुंगल से कैसे भागे? जैसा मारा उसके बाद ये था कुल्हाड़ी मेरे पास में, लकड़ी फोड़ने गया था तो हिलाया तो भाग गया उनसे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी राजस्थान के कोटा में कोचिंग और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने गए मध्य प्रदेश के करीब 4000 छात्रों को वापस लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें बालाघाट जिले से 56 छात्र भी शामिल हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान परिजनों ने पद्मेश न्यूज का धन्यवाद अदा करते हुए शंकर मिश्राम, इंद्रपाल बिसेन, कन्हैया शरणागत सहित अन्य परिजनों ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू की गई मुहिम से उनके भीतर भी उम्मीद जागी है कि उनके बच्चे भी सकुशल घर वापस आ सकेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के छात्रों के द्वारा घर वापस लौटने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके माध्यम से पीएम कार्यालय तक उनके द्वारा एक साथ ट्वीट कर कई आवेदन किए गए थे, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें वापस लाने की मुहिम शुरू की थी। इसके बाद कोटा में फंसे तमाम राज्यों के छात्रों के द्वारा भी मुहिम शुरू की गई और उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी छात्रों को वापस लाने की योजना बनाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 1-2 दिन के भीतर छात्र अपने अपने घरों के लिए वापस लौटेंगे। इस दौरान मेडिकल चेकअप सहित क्वारंटाइन भी करवाया जा सकता है। हालांकि परिजनों को इन सब बातों से कोई दिक्कत नहीं है, वह भी चाहते हैं कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो, जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना हो। 20 अप्रैल को बालाघाट एलआईबी विशेष शाखा में पदस्थ एएसआई भागवत शरण पालीवाल उम्र 55 वर्ष का जबलपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार 16 अप्रैल को अचानक एएसआई श्री पालीवाल के पेट में दर्द उठा। बालाघाट में सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के खोसला से चिकित्सा परामर्श किया तो उन्होंने जांच में दौरान पाया कि उनके पेट में अल्सर का फोड़ा फूट गया है।
वे तत्काल इसकी सर्जरी के लिए जबलपुर या नागपुर लेके चले गए। इस दौरान जबलपुर में एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 17 अप्रैल को उनकी सर्जरी की गई, लेकिन शरीर में पॉइजन बहुत अधिक फैल जाने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान 20 अप्रैल को दोपहर लगभग 12 बजे एएसआई श्री पालीवाल का निधन हो गया। मूलतः बैतूल जिले के निवासी एएसआई श्री पालीवाल 2015 में मंडला से स्थानांतरित होकर बालाघाट आए थे। वे अपने पीछे पत्नी और 3 पुत्री को छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार मंडला में किया गया। वे बेहद ही मिलनसार छवि के साथ साथ क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से उनकी शहर के भीतर एक अलग पहचान थी। उनके निधन की खबर लगते ही बालाघाट जिले की पुलिस, LIB शाखा और क्रिकेट प्रेमियों में शोक की लहर व्याप्त है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं होना विशेष है, जो संभवतः लॉकडाउन के बाद शुरू की जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के इस खाली समय में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अब तक कराई गई परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन का कार्य शुरू करने का फैसला लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं की 97,260 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं की 59,311 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है, जिसके लिए जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत 22 से 25 अप्रैल तक जिला स्तर से कॉपियों का वितरण किया जाएगा और मूल्यांकनकर्ताओं को 10 दिनों के भीतर कॉपियों का मूल्यांकन करना होगा। इसी तरह कक्षा 10वीं की 97,260 कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 50 मूल्यांकनकर्ता के हिसाब से लगभग 250 मूल्यांकनकर्ता लगेंगे, जबकि कक्षा 12वीं के 59,311 कॉपियों की जांच के लिए लगभग 200 मूल्यांकनकर्ता कॉपियों की जांच करेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया कि मूल्यांकनकर्ता कक्षा 10वीं और 12वीं की कॉपियां कहां से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कॉपियाँ 10वीं की आई हैं 97,260 और 12वीं की कापियाँ आई है 59,311 कापी। कब से जचना का शुरू हो रहा है? इसका 22 तारीख से मूल्यांकन शुरू हो रहा है और ये होम वैल्यूएशन होगा। तो इसमें 2-3 विकल्प ऐसे दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा कि या तो मूल्यांकनकर्ताओं को यहीं मूल्यांकन केंद्र पर बुला करके यहाँ से उनको कापी वितरित कर दें और इस अनुमान से वितरित करें कि वो 10 दिन में घर पर बैठ करके मूल्यांकन कर सकें। तो अभी तक कोई कॉपी लेने आए कि नहीं आया? नहीं, अभी तो प्लान बन रहा है। अभी प्रिंसिपल साहब जो मूल्यांकन अधिकारी हैं वो DO साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ में बैठक करके और कौन से प्लान को निश्चित करना है उसके लिए गए हुए हैं। नगर के हनुमान चौक स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में उस वक्त हंगामा मच गया जब वार्ड पार्षद के लेटर पैड में लिखे नाम के आधार पर सेल्समैन ने वार्ड वासियों को राशन देने से इनकार कर दिया। दरअसल यह पूरा मामला नगर पालिका के द्वारा कराए गए सर्वे को लेकर सामने आया, जिसमें नगर पालिका के द्वारा नगर के वार्ड नंबर 28 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सर्वे करवाया गया था, जिसमें उन्होंने गरीब व मध्यम वर्ग के जरूरतमंद लोगों के नाम लिखकर एक लिस्ट बनाने को कहा गया था। यह लिस्ट पार्षद के नेतृत्व में बनाई गई थी, लेकिन जब यह लिस्ट नगर पालिका पहुंची तो उस लिस्ट से कई लोगों के नाम हटा दिए गए थे, जिसको लेकर वार्डवासी परेशान हो गए और उन्होंने वार्ड प्रभारी पर नाम काटे जाने का आरोप लगाया और पार्षद से एक लिस्ट बनवाकर हनुमान चौक स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन लेने पहुंच गए, जहां पर सेल्समैन के द्वारा वार्डवासियों को राशन देने से इनकार कर दिया गया, जिसको लेकर वहां काफी हंगामा हुआ। सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 28 में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ने एक लिस्ट बना के दी थी, नगर पालिका से बुलाई गई थी उस लिस्ट को, और वो पार्षद की निगरानी में वो लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट को पार्षद महोदय द्वारा नगर पालिका भेजा गया था, पर नगर पालिका जाने के बाद में उसमें जो काट छाट हुई है उसमें मुश्किल से 3,000 का वार्ड है और उसमें केवल 29 लोग को यहाँ पे अनाज मिल रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जो इन लोग को जो हमारे मोहल्ले के गरीब लोग हैं, या गरीब ना बोले उनको मीडियम क्लास है, उनके घर में आज को के तारीख में खाने रहे या मत रहे, पर शासन ने जो सुविधा दी है उनको इनको लाभ मिलना चाहिए। आज उनके रोजगार बंद है। एक मीडियम क्लास व्यक्ति का कहना है कि हम जाए कहाँ। नगर पालिका से जो सूची जाती है यहाँ कलेक्टेड नागरिक वो तुम्हारा फूड ऑफिस में, तो वहाँ से सूची प्राप्त हुई है। हमें सूची प्राप्त जो हुई है उसी के आधार पर हम उनको राशन दे रहे हैं। नाम देखते हैं, उनका कार्ड देखते हैं, जिसका कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड के हिसाब से दे देते हैं।
उतनी सूची का ही आवंटन हमको मिला है। तो बाकी ये सूची नगर पालिका तैयार कर रही है? नगर पालिका तैयार। एपीएल वालों को कोई स्कीम में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? एपीएल वाले को दिया जा रहा है, नगर पालिका की सूची के आधार पर दिया जा रहा है। 20 अप्रैल की सुबह गोंदिया रोड में डिवाइडर से एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिस कारण ट्रक का सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन चालक राहुल सहारे ने बताया कि एक दूसरे वाहन को बचाने के कारण वह डिवाइडर से टकरा गया। वह चावल लेकर जा रहा था। कौन सी गाड़ी थी सामने? यूपी की है सर, बाहर की गाड़ी। ये कहाँ जा रहा था? ये तो रेत पाइन जा रहे थे सर। क्या ले जा रहे इसमें? चावल है सर। कहाँ से लेके आ रहे चावल? ये वाराणसी कुमारी। शासन के निर्देशों के तहत ग्रीन जोन में आने वाले जिलों को 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत प्रदान की गई, जिसके तहत आज नगर के तमाम सरकारी दफ्तरों में चहल पहल नजर आई, जहां अधिकारी व कर्मचारी तय समय पर पहुंचे और उनके द्वारा लंबित कार्यों को गति प्रदान की गई। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बहुत कम संख्या में पहुंचे और इनकी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 33% ही रही। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पदस्थ कार्यालय सहायक ने बताया कि प्रशासनिक आदेश के तहत पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कर्मचारियों ने उपस्थिति देते हुए लंबित पड़े हुए कार्यों को पुनः शुरू किया है। वर्तमान में अकाउंट से संबंधित जो कार्य लंबित है उन्हें पूर्ण करने पर जोर दिया जा रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसके तहत मतलब अभी इक्के दुक्के कर्मचारी जैसी आवश्यकता पड़ती है तो उनको बुलाने के निर्देश हैं। अच्छा, जैसे अपने पीडब्ल्यूडी विभाग में जो अकाउंट का काम बाकी है, तो इसके लिए कितना अभी स्टाफ पहुंचा है? अभी तो सिंगल ही आए, 2 आदमी और आने की संभावना है। अच्छा, 3 आदमी से पूरा अकाउंटिंग वगैरह का काम होकर चला जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन के निर्देशों के तहत 3 मई तक पूरी तरह से जिलों में पाबंदी लगाई गई है। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के तमाम दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश दिए गए, जिसके कारण व्यापारी काफी मायूस है। 20 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर एसोसिएशन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत करवाया। इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान के संचालक विक्की ठाकुर ने बताया कि आज संगठन के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा गया है, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य ने उन्हें होम डिलीवरी करने पर सहमति जताई है, जो कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह पहल सराहनीय मानी जा सकती है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की तरफ से कलेक्टर महोदय से मुलाकात करें हैं, जिसमें उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी पहल करके दिया है कि हम लोग किसी भी कस्टमर्स को मटेरियल जो है वो सभी नियमों का पालन करते हुए उन्हें होम डिलीवरी कर सकते हैं। उसके लिए हम कलेक्टर महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी जो आदेश आए थे पूर्व में कि जो है कि केवल जो है ऑनलाइन ही प्रक्रिया अपनाई जानी है, नहीं, इन्होंने अभी ऑनलाइन प्रक्रिया को भी जब तक दुकानें बंद रहेगी तब तक उसको स्थगित कर दिया है। उसके लिए हम लोग ने ऑलरेडी उनका धन्यवाद कर चुका है। अच्छा, कितनी राहत मिलेगी इसमें? इससे फ़िलहाल बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ राहत मिल जाएगी। जो कस्टमर्स हैं जिनके यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, जिनके यहाँ कूलर्स, पंखे, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, उनको रिक्वायरमेंट है, कम से कम उन लोग को तो हम लोग मतलब एक सहूलियत प्रदान कर पाएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ऑनलाइन के लिए? हम लोग कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे मॉडल्स भेज देंगे, उनसे मॉडल्स उसी में सेलेक्ट करवा करके और डायरेक्ट फिर हम लोग उनके घर सप्लाई कर देंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन के द्वारा 3 मई तक जिले को टोटल लॉकडाउन किया गया है, लेकिन इस दौरान हर गरीब तबके के लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस पाबंदी के दौरान किसी भी परिवार को खाद्यान्न की समस्या से जूझना ना पड़े। वर्तमान में राशन दुकानों के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इंदिरा नगर में काफ़ी ऐसे गरीब असहाय परिवार है जिन्हें अब तक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाया, जिनके कारण उन्हें आजीविका चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आज इंदिरा नगर के करीब 2 दर्जन वार्डवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी मदद की गुहार लगाई। सर, हम लोगों को बोला गया था कि उत्कर्ष स्कूल में राशन मिल रहा है, तो हम लोग राशन लेने के लिए गए तो वहाँ पर बोले कि अपने वार्ड पार्षद की साइन करा कर लाइए। तो हम वार्ड पार्षद की साइन करा कर ले गए सर, तो भी हम लोगों को भगा दिया गया कि कलेक्टर से आदेश नहीं है कि अभी राशन बांटा जाए। ऐसा बोलकर हम लोग को वहाँ से पुलिस वालों ने भगा दिए। अच्छा, राशन कार्ड है आप लोगों का? जी नहीं सर, हमारा राशन नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, नीला भी नहीं है, सफ़ेद भी नहीं है, कोई भी कार्ड? जी नहीं सर। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है? लगभग सर हमारे साथ जितने भी लोग आए उनके पास राशन कार्ड नहीं है। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? सर दिक्कतें तो होगी ना सर, खाने पीने की, क्योंकि हमारे पति भी
ये ईटा गारे का काम करते हैं सर। तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से वो भी घर पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर हमारे, तो 1-2 किलो दे देते हैं सर, तो उससे थोड़ी होता है। वारासिवनी में आगामी रमजान त्योहार के मद्देनजर 20 अप्रैल को स्थानीय थाने में मुस्लिम समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक एसडीओपी वारासिवनी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश, जामा मस्जिद के सदर बसीर खान ख्वाजा, गरीब नवाज मस्जिद के सदर समीउल्लाह खान और नागरिकों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें रमजान माह में भी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मस्जिद में सावधानी रखने और अपने अपने घरों में रहकर इबादत करने, तरावी की नमाज के लिए भी कोई बदलाव नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आता है तो थाने में सूचना देने कहा गया है। यही साहब ने और एडीपी साहब ने ये दिशा निर्देश किए हैं कि आप इबादत जो मस्जिद में कर रहे हो उसमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, फिजिकल डिस्टेंस। हाँ, तो मतलब 5 से ज़्यादा लोग नमाजी नहीं रहना चाहिए। और इफ्तारी के समय में सिर्फ आप खजूर से और पानी से रोज़ा खोलिए। ये आपने अपना सबमिशन रखा है? जी। और एहतिकाफ में जिस तरीके से लोग बैठते हैं, तो एहतिकाफ वाले जो है संख्या वो अलग रहेगी या जमातियों में ही शामिल रहेंगे एहतिकाफ वाले? जी, जो 5 नमाजी रहेंगे उसी में से एहतिकाफ में बैठेंगे, वही मतलब अलग से कोई नहीं रहेगा, इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। दूसरा मसला एक बड़ा ये था कि अब जिस तरीके से जमात नहीं होना है, तरावी की नमाज जो है वो किस तरीके से अदा की जाएगी? ये अलम तरह से अदा की जाएंगी, क्योंकि क्या नमाजी की संख्या 5 रहेंगी, इसीलिए जहाँ जिन मस्जिदों में हाफिज है तो वहाँ बराबर कुरान शरीफ सुनाया जाएगा, और जहाँ मौलाना है तो वहाँ अलम तरह से तरावी अदा की जाएगी। ये मुस्लिम समाज की बैठक आज थाना वारासिवनी में आयोजित की है। इसका उद्देश्य आगामी जो रमजान के माह में जो त्यौहार मनाया जाना है उसमें कोरोना इफेक्ट के बाद में जो सावधानी बरती जानी चाहिए उस सावधानी को अवगत कराया गया है, ताकि जो मुस्लिम बंधु हैं जब वो नमाज़ पढ़े या उनको मौलवी नमाज का वाचन करें वहाँ से, तो उसको जो है इन बातों को भी अपने माइक से वो शेयर करें और आम आदमी जो है ताकि उसको अच्छे समझ सके, सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन करें। और क्या क्या निर्देश जारी किए हैं सर फैमिली को लेकर? जैसे ये तो मस्जिद की बात हो गई, मैंने जो अभी कहा है वो मुख्य रूप से ये बात है कि घरों में फैमिली डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो फैमिली डिस्टेंस मेंटेन जब तक नहीं होगा तब तक हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नहीं जीत सकते। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में घोषित टोटल लॉकडाउन का 3 मई तक जिले में कड़ाई से पालन करना है, जिससे जिले में कोरोना का एक भी मरीज न आने पाए। लॉकडाउन की स्थिति में जिले से बाहर से आ रहे लोगों को निगरानी में रखा जाए। ये बातें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 20 अप्रैल को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में कही। बैठक में बताया गया कि जिले में लॉकडाउन घोषित होने की तिथि से अब तक लगभग 50,000 लोग अन्य राज्यों और बड़े शहरों से वापस आए हैं। जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं। इसके बाद भी लोगों का पैदल आना जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहने भी कहा जा रहा है। इस बैठक के बाद पद्मेश से खास चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने टोटल लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन का क्या रुख रहेगा, किस चीज पर छूट रहेगी, प्रदेश शासन की ओर से क्या आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं और इन सब विषय पर विस्तार से चर्चा की। तो जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उन सभी को एमएचए का जो गाइडलाइंस है उसके निर्देशानुसार छूट दे दी गई है। मुख्य रूप से जो लेबर वर्ग है जो कि गांव में निवासरत है या गांव के बाहर से जो लोग बाहर से पलायन करके 47,000 मजदूर आए हैं, उन लोगों को उन सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था है तो मनरेगा के कार्यों में छूट दी गई है। जो फॉरेस्ट एरिया में जो तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य है और अन्य फॉरेस्ट संबंधित कार्य हैं उन सभी में छूट दी गई है। शहर के बाहरी क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य हैं जिनमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है और जिनमें कम मजदूर कार्य करते हैं उन सभी में रियायत निर्देशों के अनुसार दी गई है। रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है उसमें रियायत दी गई है। जो विभिन्न उद्योग हैं उद्योगों में शर्त ये है कि जो उद्योग मजदूरों को अपने पास रख पाएंगे, जिनके पास ये व्यवस्था होगी मजदूरों को अपने पास रखें, तो मजदूरों का आवागमन ना हो, उनको छूट दी जाएगी। और साथ ही ऐसे उद्योग जो कि मजदूरों को
एक वाहन में ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, उनको भी छूट दी जा सकती है। लेकिन शर्त ये है कि ये सभी अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित उद्योग होने चाहिए, इन सभी में छूट दी गई है। और जो भी आवश्यक कार्य हैं वो सभी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। शहर की स्थिति जैसे चल रही है वैसी ही रहेगी। जिस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी हम लोग करते रहे हैं उस तरीके से ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे। जो राशन के वाहन चल रहे हैं, सब्जी की व्यवस्था इस प्रकार से है, वो आगामी 3 तारीख तक उसी तरीके से लागू रहेगी। पद्मेश 24/7 से खास बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन आगामी दिनों में शहर के विकास के लिए करवाए जाने वाले कार्य के प्रति अपनी प्राथमिकता जाहिर कर दी है। श्री बिसेन ने इस दौरान बताया कि शहर के गोंदिया रोड सरेखा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज, शहर के लिए बाईपास सड़क का निर्माण करवाना पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। पिछले कार्यकाल में 2-3 बड़े काम हम नहीं करने पाए, कारण कोई भी हो सकता है। एक तो हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र रेलवे क्रॉसिंग का जो ओवरब्रिज है ये गोंदिया वाला, ये नितांत हमारी आवश्यकता है। ये इसके लिए हम भारत सरकार के सामने हमारा प्रपोजल भी है, हमने अपने राज्य सरकार से सहमति भी दी। उसके धन का प्रबंधन करके चाहेंगे कि एक काम पहले हो जाए कि बालाघाट गोंदिया जो मार्ग के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज बन जाए, जिससे कि हमारा कभी कभी जो, हालांकि एक ही सिंगल वो है ट्रैक, लेकिन कभी कभी लंबे समय तक बंद रहता है और फिर अभी स्थिति आ जाती है कि हनुमान चौक तक भी जाम हो जाता है। फिर इसके बाद में अन्य जो मार्ग हैं उनके बारे में देखेंगे। ये हमारी काम की पहली प्राथमिकता होगी। आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव पूर्व की तरह प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता के माध्यम से होने के भी संकेत दिए हैं। उनके अनुसार जनता अध्यक्ष चुने तो विकास कार्य भी बेहतर तरीके से होंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारी जो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पुरानी पद्धति पे ही चुनाव कराने पे विश्वास करती। हमारा जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन जनता के द्वारा ही होना चाहिए। ये चोरी छुपे का मार्ग हमारी नीति में नहीं आता। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आगामी दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसमें पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का नाम टॉप 5 में रखा गया है, जिसे एक बार बालाघाट वासियों को शहर के विकास की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के दौरान वर्तमान समय में प्रदेश और केंद्र सरकार हर संभव कोशिश यही कर रही है कि गरीबों तक राशन पहुंच जाए, कोई भी इस समय भूखा ना रहे। लेकिन जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के आलेझरी पंचायत में जो हो रहा है उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हितग्राही बीते कई दिनों से राशन दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिल रहा। सचिव द्वारा यह कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि उनका नाम सूची में नहीं जुड़ा है। आपको बता दें कि शासन के नियम अनुसार हर उस व्यक्ति को राशन दिया जाना है जिनका नाम चाहे सूची में हो या ना हो, लेकिन आलेझरी पंचायत में अलग ही बयार बह रही है। सुनिए स्वयं पीड़ित हितग्राही की जुबानी उसकी कहानी। गांव की संगीता बताती हैं कि बीते 6 वर्ष पहले उनका विवाह दूसरे गांव में हुआ था, लेकिन तलाक के बाद से वे इसी गांव में रह रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम तो आ गया है, लेकिन राशन के कार्ड में नाम नहीं आ रहा, इसीलिए वे इन दिनों बहुत अधिक परेशान हैं। आपको राशन मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता यहाँ पे राशन। क्यों नहीं मिलता आपको? पता नहीं क्यों नहीं मिलती है। लोग कोई शादी हो गई थी हमारी, हम अपने ससुराल चले गए थे, फिर वहाँ से तलाक उलाक हो गया तो यहाँ आ गए। आज के साल को लेकर 6 साल हो गया। फिर हमने वहाँ से, मैंने सोची वहाँ पे रहते नहीं हम लोग तो हमको क्या होगा वहाँ से, इसलिए वहाँ से नाम वाम कटा के यहाँ जुड़ा ली मैंने। तो यहाँ पे परिचय पत्र वोटर लिस्ट बन गया, तो वोटर लिस्ट पे तो नाम चढ़ गया ना अपना। वोट आएंगी तो वोट तो यही देना ही पड़ेगा, तो हमको यहाँ का पद मिलना चाहिए ना थोड़ा सा। जैसे अभी सर्वे हुआ था, हाँ, तो उसमें तो आपने अपना नाम जोड़े होंगे ना? हाँ, है ना। उसके बावजूद भी आपका अभी तक नाम राशन कार्ड में भी नहीं आया, और हाँ, और आपको अभी जो फ्री राशन मिल रहा था वो उसका भी लाभ नहीं मिला। हाँ, वो भी नहीं मिला। पंचायत के जिम्मेदारों पर आरोप यहाँ तक है कि 5 लोगों के परिवार में केवल 3 लोगों को ही राशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हितग्राहियों ने गुहार नहीं लगाई, लेकिन तानाशाही इतनी अधिक है कि सरकार तंत्र भी कुछ करने से डरता है। शायद इसे ही वोटों की राजनीति कहते हैं। हमने फार्म भरे पर पैसे जमा नहीं हुए हैं।
तो आपने इसकी सूचना दिए थे क्या पटवारी को? हाँ। तो पटवारी क्या बोले हैं? पटवारी अब भैया दे दूंगा बोल रहे थे, पटवारी ने दिया नहीं दिया, तो हमने यहाँ चेक किए तो पैसे हमारे जमा नहीं हुए हैं। तो पटवारी अभी तक क्या आप पे ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं दिया होगा जब तो है भैया। यानी अभी आपके खाते में अभी तक के 1 रुपये भी नहीं आए? नहीं। क्या मांग रखना चाहते हो आप सरकार से और क्या कहना चाहते हो अपनी हाँ, जमीन के पैसा मिलना चाहिए। हम भी हकदार है ना भाई, माँ बाप के जगह में। आपकी जो यानी नाम है उसमें पट्टे हाँ में? भैया हाँ। इसके बावजूद भी आप नहीं, सदस्य हमको 4 लोग को मिलता है। और सदस्य कितने आपके? 5। तो 4 लोगों का क्यों दिया जा रहा है आपको? 4 को मिल रहा है, 1 को नहीं मिल रहा है। एक का आपने जोड़ने दिए थे, क्या नाम उसका? नहीं दिए हैं हमने, पटवारी ने, इसने तो सचिव ने बोले सरपंच ये तहसीलदार से जुड़ेगा। ये यहाँ सचिव से नहीं जुड़ेगा ऐसा बोले? हाँ। तहसीलदार ही करेगा इसका। हाँ। और अब तक के आप वो यानी एक जो नहीं मिल रहा है उनके इससे वंचित हो आप उस पर? हाँ। है ना? तो आपके साथ काफ़ी अभी समस्या जा रही क्या? हाँ। है ना? अभी ऊपर से लॉकडाउन है तो आपको कमाना वमाना भी बाहर नहीं जा रहे हो, इसकी वजह से आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा चावल। हाँ। हद तो तब हो गई जब ग्रामीणों ने आरोप लगा दिया कि 20 से अधिक मृतकों के नाम पर राशन का वितरण हो गया। मतलब हितग्राही परेशान होते रहे और जो स्वर्ग सिधार गए हैं उन तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था पंचायत द्वारा हो जाए। इस बात की पूरी जानकारी गांव के युवा कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। सर, हमारे परिवार में 3 लोग हैं, जबकि 2 लोगों का राशन दे रहा है और यहाँ पर आज मरे हुए लोगों का भी राशन दिया गया, उनके भी नाम का। ऐसे कितने गए थे जिनको जो मर चुके और अभी भी राशन दे रहे हैं? ऐसे लगभग 20-25 तो हो गए गाँव में, जो मर चुके फिर भी उनके नाम का राशन यहाँ पे मिल रहा है, और जो जिंदे हैं उनके नाम का राशन नहीं दिया जा रहा है। जैसे अभी आपके साथ समस्या गई कि आपका परिवार 3 है और आपको 2 लोगों को दिया गया जी, तो इससे सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार से मेरी मांग ये है कि जो मर चुके हैं उनका नाम पूरी तरह निरस्त किया जाए, जो जिंदे हैं उनके नाम जोड़ा जाए। इस पूरे वाकये पर जब पद्मेश न्यूज ने सच्चाई जानने की कोशिश की तो पंचायत के सचिव से मुलाकात नहीं हो सकी। हमने सोचा जिम्मेदार ग्राम प्रधान जीतू राजपूत से ही चर्चा कर ले, लेकिन सच्चाई सुनते ही ग्राम प्रधान जीतू राजपूत जैसे आग बबूला हो गए। उनके सिर पर जैसे पद्मेश संवाददाता को नुकसान पहुंचाने का भूत सवार हो गया और अपनी आपराधिक प्रवृत्ति और छवि के लिए बदनाम जीतू राजपूत ने एक बार फिर अपने नाम और छवि के अनुसार काम किया। पद्मेश संवाददाता पर आक्रामक रुख दिखाते हुए अभद्रता की, जिससे हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे पर शूट किया, लेकिन चैनल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे घटनाक्रम को आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि इस दौरान जीतू राजपूत ने जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है वे सभ्य समाज के सुनने योग्य नहीं है। आपको बता दें कि ये वही जीतू राजपूत हैं जिसके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति का ठप्पा लगा हुआ है। ये पहला मौका नहीं है जब उनके द्वारा किसी से अभद्रता की गई हो। इसके पहले भी उस पर कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। मामला चाहे जनपद पंचायत में महिला कर्मचारी से अभद्रता का हो या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी के प्रत्याशी को गाली गलौज कर उसका वीडियो वायरल करने का। जीतू राजपूत की छवि जिले की जनता बेहद अच्छे से जानती है। हमारा उद्देश्य किसी की छवि खराब करने का नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सच्चाई दिखाने का है। कैसे लॉकडाउन के दौरान आलेझरी पंचायत की गरीब जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। यदि सच इतना कड़वा है तो जीतू राजपूत जान लें कि पद्मेश न्यूज सच दिखाने के लिए ही बालाघाट जिले में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। संवाददाता से मारपीट या अभद्रता कर वे कोई तुर्रम खान नहीं बन जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम की पद्मेश संवाददाता द्वारा वारासिवनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी और ग्राम प्रधान पर क्या कार्यवाही करता है या फिर आलेझरी की गरीब जनता को ऐसे ही भूखों मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पद्मेश से दूरभाष पर चर्चा में थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि जागपुर निवासी आलेझरी सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें जांच जारी है और उक्त व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में मामले पंजीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं में एडमिशन प्रक्रिया 11 जून से शुरू होगी। बता दें कि पहले यह प्रक्रिया 11 मई से शुरू होनी थी। इसी तरह पीजी
प्रथम वर्ष में 22 जून से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पहले एडमिशन प्रक्रिया मई में शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया 1 महीने देरी से शुरू हो रही है। इसी बीच छात्रों के लिए बड़ी खबर यह है कि किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अगली कक्षा में प्रवेश परीक्षा के बाद ही दिया जाएगा। फाइनल ईयर की परीक्षा लॉकडाउन के तुरंत बाद शुरू होगी, जबकि अन्य परीक्षाएं कैसे होगी इसके लिए कमेटी बनेगी। राजभवन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही राजभवन ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को लॉकडाउन परीक्षा कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रों को लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगामी दिनों में उनकी परीक्षा में उन्हें मदद मिलेगी। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्रालय के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर दीपक आर्य ने किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले के कृषि संबंधी मशीनों के उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र के वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस सेंटर की दुकानें और खाद, बीज, कीटनाशक की दुकानों को आगामी आदेश तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। कृषि उपकरणों और आदान प्रदान सामग्री की दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति के दौरान दुकानों पर 2 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे और वे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से ग्रसित नहीं होंगे। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। दुकान पर किसानों की भीड़ एकत्रित नहीं होने देंगे और 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 1.5 मीटर का अंतर रखने के नियम का पालन करेंगे। बीते 2 दिनों से मजदूरों और राइस मिल संचालकों के बीच में मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रही वार्ता पर सहमति बन गई है। गर्रा में राइस मिल मालिकों और हम्माल मजदूरों के बीच बातचीत कर आपसी सहमति बनाई गई है। सहमति बनने के दौरान गर्रा राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों और वेनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, बालाघाट हम्माल संघ अध्यक्ष उपस्थित थे। ये 16 तारीख से जो है इस साल का नया लाट जो है चावल का कस्टम मिलिंग का, वो गोदामों में आना चालू हो गया भंडारण के लिए। तो मज़दूरों और को जो है नए रेट निर्धारण को लेकर उनमें मंशा जागृत हुई थी और जिसको लेकर थोड़ा सा आपसी सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जा रहा था राइस मिलर्स और मज़दूरों के बीच में। तो जो हमारे गर्रा के जो करीब 29-30 राइस मिलर्स हैं वो नए रेट के निर्धारण को लेकर थोड़ा सा चिंतित थे और जो मांग मज़दूरों ने की थी लगभग 4500 रुपये की, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा संतुष्ट थे, जिसको लेकर पिछले 16 तारीख से ही कहीं ना कहीं मजदूरों और मिल मालिकों में मतभेद दिखाई दे रहे थे। पर काम कहीं रुका नहीं था, मजदूर बराबर लाट उतार रहे थे। चूँकि मैं मजदूर यूनियन का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मजदूर यूनियन का, तो मेरे तक जब ये बात आई तो शनिवार के दिन हम लोगों ने मजदूरों के साथ मीटिंग की थी। उस दिन हमने कोशिश की थी कि लगभग 4100 रुपये के आसपास हमें मिलर से प्राप्त हो जाए। आज हमारी राइस मिल मालिकों के साथ बैठक हुई और उसमें जब राइस मिल मालिकों ने अपनी समस्या बताई और जो सारी परिस्थितियां और जो प्रशासन और शासन के जो नियम बदले हैं जिससे उन्हें भी जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो उसके बाद में हमारे और मजदूरों के बीच में जो रेट वृद्धि को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो विशाल बिसेन जी और आनंद पोछड़ दोनों के माध्यम से आज हम बैठक किए और बैठक में निर्णय लिया गया है कि पिछले साल हम लोग के द्वारा 3500 रुपये दिया जाता था और चूँकि प्रति लाट में 40 कट्टे चावल बढ़ गया है, इसीलिए मजदूरी बढ़ाने का उनका तरफ से आग्रह था हमालों की तरफ से। तो 3700 साढ़े 3700 लगभग हो रहे थे सारे जो भी उनके रेट्स है पर प्रति बैग के हिसाब से। तो उसको उनकी हाइट चूँकि बढ़ रही थी करके मिलर के ऊपर भी अधिक भार आ रहा था, तो हम लोग के द्वारा भी अपनी बात रखेगी, उन लोग के द्वारा भी अपनी बात रखी गई और अंत में ये निर्णय पे पहुँचे कि ठीक है 4000 रुपये कर देते हैं, जबकि 3700-3800 रुपये से ऊपर नहीं हो रहा था, 4000 रुपये कर देते हैं, किंतु आने वाले वर्ष में रेट वृद्धि नहीं होगी। इस कंडीशन पे रेट 4000 रुपये राउंड फिगर में किया गया है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर एकोड़ी पंचायत में एक व्यक्ति द्वारा वैन से आकर सस्ते दाम पर सामग्री बेचने की खबर को कोरी अफवाह बताया गया है। बता दें कि 3 दिन पहले गांव में ये खबर चली थी कि कुछ लोग वैन से आए और साहू किराना स्टोर्स में सस्ते दाम पर सामान बेचकर चले गए, जिसके बाद ग्रामीणों को संदेह हुआ। उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर दुकान बंद करवाकर उनका सामान चलवा दिया। चलिए सुनते हैं इस विषय पर दुकान के संचालक, ग्रामीण और अधिकारियों का क्या कहना है। क्या कम दामों में दिया सर जी, वही मार्केट रेट में दिया गया, पर मैं उसको पहचान नहीं पाया, तो सामान 150 रुपये का लिया हो बस।
उसके बाद मैंने कोई सामान नहीं लिया उसके पास से। तो आपको किस प्रकार से वो संदिग्ध लगा? कोई मेरे को संदिग्ध नहीं लगा, सामान उससे दिया, मैं सामान रखा, फिर दुकान बंद कर दिया मैंने। सर इसके पहले कभी उनने सामान दिया था आपको? नहीं, उसके पहले नहीं दिया था, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया कभी। यानी पहली बार ही ऐसा हुआ कि वो सामान लेकर आया और आपको पहली बार ही सामान लेके आया ऐसा हुआ अचानक में। तो उन्होंने मेरे को पहचान बताया, नंबर एड्रेस दिया, भैया बोले ऐसा कुछ होता है, बोले अभी सब बोल रहे, तो बोले मैं उसके लिए हूँ, बोले मेरे पास कलेक्टर से आदेश है गाड़ी, बोले अपने मारुति वैन से आया था वो। अच्छा। हाँ, कल मालूम तो हुआ था कि गांव में किसी ने आके वो सस्ते दाम में सामान दिया है करके, तो सरपंच, सचिव और गांव के कोटवार द्वारा उसकी दुकान को बंद करा दिया गया था 1 सप्ताह के लिए। और आज पता लगा है, जानकारी लगी कि पंचायत के द्वारा उसका जो सामान खरीदा गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जला दिया गया है और उसकी दुकान को 1 सप्ताह के लिए बंद करने के लिए कहा गया है। सर जैसे कि जानकारी लगी कि अभी हम वहाँ पर ही कि जैसे सामान छुआ गया तो उनको बाहर निकलने दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? घर से क्या उनको? जी घर से मना किया गया है। हाँ, मना किया गया है घर से बाहर निकलने के लिए, वो घर में ही है, पूरा परिवार घर में ही है। और इसकी जानकारी सचिव साहब के द्वारा वो सीओ साहब को दे दी गई जनपद में। और ग्रामीणों को क्या संदेश दिया गया? ग्रामीणों को बताया गया है कि इनके घर से अभी दूरी बना के रखना है और उनसे कोई संपर्क में नहीं आएगा। ग्राम पंचायत एकोडी में बालाघाट से किसी व्यक्ति के द्वारा होलसेल के माध्यम से सामग्री का सप्लाई किया गया है, जिसे ग्राम एकोडी के एक किराना दुकान के किराना व्यापारी ने उस माल को खरीदा था। और ऐसे कोई ग्रामीण जनों के द्वारा अति सक्रियता में दी गई प्रतिक्रिया है कि मामला संदिग्ध या कोरोना वाला कोई व्यक्ति, ऐसा मामला नहीं था। वर्तमान में जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है सर? वर्तमान में जागरूकता के लिए सभी पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक और कोटवारों को निर्देशित किया गया है कि आपकी पंचायत में यदि ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो अन्य क्षेत्र का निवासी है या किसी दूसरी पंचायत का निवासी है, तो उसकी जानकारी अपने पंचायत क्षेत्र में संबंधित को दें, जो जैसे सचिव है, रोजगार सहायक है। और यदि किसी ग्रामीण जन को किसी संदिग्ध की जानकारी देनी है कि कोई व्यक्ति उनकी पंचायत का निवासी नहीं है लेकिन उनकी पंचायत में आया है या रुका हुआ है कहीं, तो उसकी सूचना थाने के मोबाइल नंबर पर। लालबर्रा में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के कारण मेहनतकश कुम्हार परिवारों के सामने आजीविका को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया है। कुम्हार समाज के लोग गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के घड़ों व कलशों का बहुतायत में निर्माण करते हैं और उन सामग्रियों को बेचने के बाद प्राप्त पैसों से बारिश का पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में कुम्हारों के पास कोई काम नहीं होता है। व्यवसाय को लेकर के अभी यहाँ कुछ चिल्लर बिक्रियाँ तो चालू है, लेकिन ये माल चिल्लर बिक्री से तो नहीं चल सकता, क्योंकि कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का माल बन के तैयार है और जो पूरा माल महाराष्ट्र जाता है। कौन से मतलब अभी तो जैसे आखती आ रही है, अक्षय तृतीया, उसका मेन माल है। घड़े तो खैर बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन ये माल ऐसा है कि अक्षय तृतीया के दिन ही बिकता है। और अगर से अक्षय तृतीया के दिन नहीं बिका तो 5 से 7 लाख रुपए का माल सिर्फ अपने लालबर्रा से बच सकता है, बाकी तो और जिले के अंदर यानी ये सोचो कि करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। जैसे बाहर आपको बता दें कि 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर्व नागपुर महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें पूजा के लिए कलशों का उपयोग किया जाता है। हर वर्ष कुम्हारों के द्वारा लाखों रुपए के कलशों और ठंडे पानी के घड़े नागपुर मार्केट में बिक्री के लिए पहुंचाए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य से घड़े और कलशों की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन से माल परिवहन के लिए अनुमति नहीं मिली है। हमारा माल नागपुर जाता है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी क्या है, लॉकडाउन हुआ तो क्या जा ही नहीं रहा है, गाड़ी आगे जाने ही नहीं दे रहा। कितना माल पड़ा हुआ है? कम से कम 6 गाड़ी माल है। कौन से पात्र हैं इसमें? तो ये कुमारी मोहल्ले में माल है, इधर 3 गाड़ी माल है। कल से कल से क्या समस्या आ रही है मुख्यतः? कि बरसात में माल रुक जाएगा, बरसात में माल रुक जाएगा, हमको पैसा मिलेगा ही नहीं, माल भी खराब हो जाएगा। जैसे आप कहाँ पहुँचाते माल? माल नागपुर पहुँचाते। तो अभी इस वर्ष मांग है कि नहीं उधर? मांग है उधर, बुला रहे हैं वो लोग। तो क्या समस्या आ रही ले जाने में? क्या है, कलेक्टर क्या है आगे आदेश नहीं दे रहा। इन्हें आपको आदेश मिल जाए तो आप वहाँ ले जा सकते हैं, 2 दिन का भी टाइम मिल जाए। मैं शासन और प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि जहाँ इस लॉकडाउन की स्थिति में गरीब मजदूर और किसानों की ओर सरकार ध्यान दे रही है, उनकी हर सुविधाओं का
ध्यान दे रही है कि गरीब मजदूर और नीचे तबके के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन अभी मैंने जो अनुभव किया है कि हमारे क्षेत्र के जो माटी कुमार समाज के लोग हैं, जिनका ये मुख्य सीजन रहता है, जिसमें वो अपनी साल भर की या 6 महीने की मजदूरी या रोजी बना लेते हैं, यह सीजन लॉकडाउन के चलते उनका नाश हो गया। आज हर कुम्हार के घर में बने हुए मटकों के ढेर देख सकते हैं। दूसरा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में घोषित टोटल लॉकडाउन का 3 मई तक जिले में कड़ाई से पालन करना है, जिससे जिले में कोरोना का एक भी मरीज ना आने पाए। लॉकडाउन की स्थिति में जिले में बाहर से आ रहे लोगों की निगरानी में रखा जाएगा। ये बातें मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 20 अप्रैल को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में कही। बैठक में बताया गया कि जिले में लॉकडाउन घोषित होने की तिथि से अब तक लगभग 50,000 लोग अन्य राज्यों और बड़े शहरों से वापस आए हैं। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके बाद भी लोगों का पैदल आना जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है और बाहर से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने कहा जा रहा है। लांजी एसडीएम रविंद्र परमार ने साडरा के उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मंगल सिंह भारद्वाज से 65,670 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। ये राशि भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जाएगी। लांजी एसडीएम द्वारा अधिकारियों के साथ 19 अप्रैल को साडरा की सरकारी उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में उपलब्ध अनाज और अन्य सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक कम पाया गया था। इस प्रकार विक्रेता मंगल सिंह भारद्वाज को कुल 65,670 रुपए की राशि शीघ्र जमा करने कहा गया है। 20 अप्रैल तक जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर यही है कि अब तक जिले के भीतर करवाए गए सभी 26 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि 2 दिन पहले परसवाड़ा में भर्ती करवाए गए 2 लोगों की रिपोर्ट भी 20 अप्रैल को आई है, जो कि निगेटिव है। इस तरह अब तक जिले के भीतर कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। आगे भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिलेगा। जिले के चांगुटोला थाना अंतर्गत ग्राम कुकड़ा टोला में एक नवविवाहिता ने अपने घर के किचन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका रोशनी पति मुकेश उइके 21 वर्ष की लाश पुलिस ने उसके घर से बरामद की। इस नवविवाहिता ने मुकेश से 2 माह पहले ही शादी की थी। मुकेश की सगी बुआ की लड़की थी, जिसके द्वारा आत्महत्या किए जाने का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। चांगुटोला पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। वारासिवनी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कोस्ती के निवासी रूपलाल चौहान, दिनेश चौहान, विमल चौहान और चुन्नीलाल चौहान के मकान की सराव में आग लग जाने से 200 बेड पैरा और पूरा सराव जलकर राख हो गया है, जिसमें रूपलाल चौहान, दिनेश चौहान, विमल चौहान और जिसमें सभी को 70 से 80 हजार का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण अज्ञात बताया जा रहा है। 60 किट लगती है सर इसमें। किन किन लोगों के मकान जलेंगे? रूपलाल चौहान, दिनेश चौहान, विमल चौहान, यशवंत चौहान। जानकारी नहीं है कैसे लगी? नहीं। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा में युवा ग्राम प्रधान अनीस खान के मार्गदर्शन में हितग्राहियों और जरूरतमंद ग्रामीणों को शासन के निर्देशानुसार हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के द्वारा नगर मुख्यालय स्थित जवाहर सामुदायिक भवन में 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शासन के निर्देश के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं को सोसाइटी के माध्यम से 2 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। इस दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्राम पंचायत के BPL राशन कार्डधारी, SC/ST वर्ग के परिवार, श्रमिक कार्डधारी और केश शिल्पी कार्डधारियों को निःशुल्क 2 माह का खाद्यान्न वितरण किया गया। आज जो है शासन के द्वारा जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की जो योजना थी, उसके तहत आज निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के ग्रामवासियों के लिए। यह कार्य आज और कल 2 दिन तक चलेगा। इसके बाद जैसी गाइडलाइन आएगी शासन की, उसके हिसाब से काम करेंगे। वैसे ही
श्री खान ने बताया कि ग्राम पंचायत पांडरवानी के द्वारा जो श्रमिक लॉकडाउन अवधि में बाहर से आए हैं और वे मनरेगा में कार्य करना चाहते हैं तो उनके जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। श्री खान ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे लोगों का सर्वे किया जा रहा है जो बाहर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उनके घर परिवार के लोगों से संपर्क कर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, खाता नंबर एकत्रित कर शासन की योजना के तहत उनके खातों में 1000 रुपए की राशि जमा करवाई जानी है। जो लोग बाहर से आए श्रमिक अभी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए और वो मनरेगा में काम करना चाहते हैं और उनका यदि जॉब कार्ड नहीं है तो उनके भी जॉब कार्ड ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा बनाए जा रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। ठीक इसी तरह से ऐसे लोगों का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं, बाहर प्रदेश में, उनके घर परिवार वालों से आधार कार्ड, खाता नंबर, मोबाइल नंबर लेके उनके खातों में शासन की जो योजना 1-1000 रुपये डालने की उसका भी कार्य ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा क्या अपील आपके द्वारा की जा रही ग्रामीणों से? बस सब यही अपील की जा रही कि एक तो इस समय सभी लोग शासन की योजना का लाभ लें और शासन के जो भी निर्देश हैं लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए सभी लोग शासन की योजना का लाभ लें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सच्चाई पूछने पर बौखलाए आलेचरी के ग्राम प्रधान, पद्मेश संवाददाता से की मारपीट। 3 मई तक जिले में टोटल लॉकडाउन का ऐलान, कड़ाई से होगा पालन। जिले वासियों के लिए राहत वाली खबर, अब तक करवाए गए सभी 26 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव। 11 जून से शुरू होंगे महाविद्यालय में एडमिशन, लॉकडाउन के बाद होंगी परीक्षाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पद्मेश 24/7 से खास चर्चा में बताई अपनी प्राथमिकता। शिक्षक अपने घर पर करेंगे 10वीं और 12वीं की 2 लाख कॉपियों का मूल्यांकन। राजस्थान के कोटा से वापस आएंगे छात्र, शासन ने दिए आदेश, परिजनों की चिंता हुई दूर। तेंदुए के हमले से 2 लोग घायल, लांजी के मोचरे की घटना। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।